हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जहां पे भी होगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। इसी के साथ कक्षा 12th में सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले लॉ जो नियम होते हैं, बार बार हमारे पेपर सेट में हमें देखने को मिलते हैं और बार बार बोर्ड हमसे पूछता है, उन 10 नियमों के बारे में आज चर्चा करेंगे। आपको एंड तक इस वीडियो में बने रहना है ताकि जो 10 नियम हमारे पास है पूरे बुक के, जो 10 सबसे महत्वपूर्ण नियम है उनके बारे में हम चर्चा कर पाए। जैसे कूलाम का नियम हो गया, जैसे बायो-सैवर्ट का नियम हो गया, जैसे मैक्सवेल का नियम हो गया, जैसे स्नेल का नियम हो गया, जैसे फैराडे का नियम हो गया, जैसे आपके जो भी 10 सबसे महत्वपूर्ण नियम है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके 6 से 7 नंबर 100% अगर आ सकते हैं, अगर आप इस 30 मिनट की वीडियो के अंदर रुक सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहली स्लाइड पर चलेंगे बिना समय गवाए। हमारे पास जो स्लाइड्स है काफी 10 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। स्लाइड नंबर फर्स्ट की बात करेंगे और जो पहला हमारे पास लॉ होगा जिसका नाम है कूलाम का नियम। पहले चैप्टर का पहला नियम कूलाम का नियम। इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चों को कंफर्टेबल रहे इसलिए बाइलिंगुअल में इस पीडीएफ को तैयार किया गया है, तो दोनों लैंग्वेज में आपको किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। कूलाम का नियम हमसे क्या कहता है, चलिए डिस्कस करते हैं। इसका स्टेटमेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमारे पास जो फोर्स होता है वो दोनों, इसमें लिखा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है बेटा एफ, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसे होता है बेटा, समानुपाती होता है। और दोनों आवेशों की जो आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी के कैसे होता है बेटा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो हमारे पास एफ होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और दूसरी बात जो एफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा दोनों चार्जों के बिटवीन डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। जब इन दोनों को आप सॉल्व कर देते हैं तो बेटा अपन लोग पहुंच जाते हैं एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है अपने पास कूलाम का नियम, जहां पर 1/4πε0 का जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कूलाम का नियम हो जाता है। यहाँ पर भी हमने मेंशन किया है जो के की वैल्यू होती है 1/4πε0 होती है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, अगर हमारे पास 1-2 नंबर में कई बार आ जाए तो आप उसको भी लिख पाए। देखिए लाइक चार्ज बेटा रिपल करते हैं एक दूसरे को, मतलब समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बात याद रखनी है। वर्क ओनली द पोटेंशियल चार्ज, दिस इज द फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। जो हमारे पास ई की वैल्यू होती है बेटा फंडामेंटल चार्ज होता है, ठीक है। तो हमारे पास अब इसी तरीके से दूसरा लॉ आता है, सबसे महत्वपूर्ण सेकंड लॉ जो अगर होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा गॉस का नियम। क्या कहते हैं, गॉस का नियम। तो ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों गॉस का नियम ही कहा जाता है इसको। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है वो हमें प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है, तो उसको भी आपको तैयार करके जाना है पेपर में। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, the total electric flux through a closed surface is equal to the 1/4πε0 time charge inside the charge। जो हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस आप ले रखे हैं, कोई भी एक बंद सरफेस जो ले रखा है उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, देखो किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस सतह के भीतर या उसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना होता है बेटा, आवेश के 1/ε0 के समानुपाती होता है, या 1/ε0 गुना होता है। ऐसा भी हम लोग इसको लिख देते हैं, 1/ε0 गुना होता है। ये आपको ध्यान रखना होता है। इसको हम अगर नहीं कर पाते तो आपको याद रखना है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर स्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। अर्थात जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई से डिनोट करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसका क्या करना है बेटा, आपको 1/ε0 टाइम करना है, यानी 1/ε0 टाइम ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास होता है गॉस का नियम। बड़ा सिंपल है, फिर से देख लेंगे एक बार। किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी बंद सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज यानी आवेश का कितना होता है, 1/ε0 टाइम होता है। इसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, एक नंबर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारे पास तीसरा जो नियम है उसका नाम है बेटा बायो-सैवर्ट का नियम। ये भी काफी महत्वपूर्ण नियम हमारे पास होता है, बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे तीसरे लॉ की, बायो-सैवर्ट का लॉ जो है, बायो-सैवर्ट का लॉ, बायोट और सावर्ट ऐसा भी लिख के आता है या बायो-सैवर्ट भी लिख के आता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बायो-सैवर्ट का जो स्टेटमेंट है वो हमसे क्या कहता है और इसका जो नियम है वो किससे संबंधित है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। जो हमारे पास वैज्ञानिक बायो-सैवर्ट थे उन्होंने बताया था कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर आपके पास होती है, अर्थात जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रही होती है,
तो वो क्या करता है, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है, कितना मान उसका निकल के आता है, इसके बारे में चर्चा की थी किसने बेटा, वैज्ञानिक बायोट और सेबर्ट ने। इसलिए उनका लॉ रखा गया, उनका नाम रखा गया क्या, उस लॉ का, बायोट सेबर्ट लॉ। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम के हिसाब से आपको समझा दे रहे हैं। फटाफट से यहाँ देख लेंगे, हमारे पास अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल होती है, सॉरी वायर होती है, करंट कैरिंग अगर वायर हम लेके चलते हैं, और सपोज दैट इसमें बेटा कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसका हम छोटा सा क्या लेके चले, इसमें एक छोटा सा हम अगर इसमें अवयव लेके चले, इसमें छोटी सी एक लंबाई लेके चलेंगे डीएल। ठीक है, इस चालक की हमने लंबाई ले ली, इस कंडक्टर की कितनी डीएल, और सपोज दैट हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सपोज दैट कंडक्टर से इसकी जो डिस्टेंस है बेटा, कंडक्टर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, स्मॉल आर है सपोज दैट। ठीक है, और जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर यानी चालक जो है, और जो हमने जहां पर लाइंस खींची है, जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना, उसके साथ जो एंगल है बेटा वो कितना है, थीटा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र जो निकालते हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है डीएल के कारण, देखना बेटा इनका स्टेटमेंट क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद हमें अगर बहुत अच्छे से लिखना है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पर डीवी, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, वो किसके से, चुंबकीय क्षेत्र धारा के और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, ये बायोट सेवर्ट ने कहा था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है हमारे पास डीवी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट के। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हमने एलिमेंट लिया है छोटा सा डीएल के, और जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होता है डीवी यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके साइन थीटा के, और जो हमारे पास डीवी होता है मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, ये चारों जब इक्वेशन मिलाते हो आप, इन चारों इक्वेशन को जब आप मिला देते हो, इन चारों इक्वेशन को जब आप मिलाते हो, तो आंसर आता है बेटा आपका डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या आता है बेटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जो डीवी की वैल्यू निकल के आती है बेटा यहाँ पर, वो आती है आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है बेटा माइनस की 10 की पावर -7। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। तो आप इसको ना अगर याद करके, तो आप इस तरीके से भी इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। देखिए एक बार फिर से हम आपको बता दें, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जितना भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो होने वाली करंट के। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो डिस्टेंस हमारे पास है उसके स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चारों इक्वेशन को मिलाते हो तो ये आता है, और फाइनल हमारे पास रिजल्ट ये निकल के आता है बायोट सेवर्ट का। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर, फिर चलते हैं हम लोग सबसे महत्वपूर्ण लॉ, 4 लॉ पर चलते हैं। ये लीजिए आपके सामने 4 लॉ जो आ गया, उसका नाम है बेटा एम्पियर का परपथीय नियम। क्या नाम है बेटा, एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द इनक्लोज करंट। ठीक है, हिंदी में कहें कि बंद परिपथ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का योग होता है वो धारा का कितना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें देखो ये लिखा है आपका फॉर्मूला, इसको पढ़ने का तरीका देखो। बी क्या होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, और डीएल मतलब क्या है, आपको लीनियर इंटीग्रल करना है, मतलब रेखीय, आप क्या कह सकते हैं रेखीय समाकलन करना है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है आपके पास करंट का क्या करना है, आपको म्यू नॉट टाइम करना है। ठीक है, तो हिंदी में ऐसा कहेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है, धारा का म्यू नॉट गुना होता है जो उसके अंदर उपस्थित होती है जितनी भी करंट। ये आपको याद रखना है। ये आपका एम्पियर का कौन सा लॉ हो गया, एम्पियर का परपथीय नियम होगा, 4th आपके पास लॉ ये निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, या हम लोग नियम नंबर 5 की बात करते हैं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम जो होते हैं, फैराडेज लॉ जिनको हम लोग कहते हैं, तो फैराडे ने बेटा 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 2। उन्होंने बताया था कि जब भी कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ठीक है, या तो करंट कैरिंग कंडक्टर मान लो, ठीक है, तो वो क्या करता है, व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। जब क्या होगा बेटा, करंट की वैल्यू या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स।
जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब जब चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा, वहां पर क्या इंड्यूस हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल। सेकंड लॉ जो होता है, इंड्यूस जो ईएमएफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस ईएमएफ। तो ई की वैल्यू होती है -d∅/dt, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके पास दो लॉ हो गए, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉ होता है हमारे पास, ये लीजिए आपके पास, ये लॉ कई बार पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है लेंज लॉ। कौन सा लॉ है बेटा, लेंज का नियम। कई बार 2 नंबर में बहुत आता है ये लेंज का नियम। तो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज सच दैट अपोज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसन। वो कह रहे हैं कि प्रेरित धारा जो होती है हमेशा परिवर्तन का विरोध करती है, जिस कारण से वो क्या हो रही है बेटा, उत्पन्न हो रही है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जो हमारे पास लेंज का नियम है वो बेसिकली ये कहता है हमसे, जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, जो इंड्यूस करंट जनरेट हो रही है कहीं पर भी, वो हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो क्या हो रही है बेटा, इंड्यूस हो रही है या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो प्रेरित धारा हमेशा क्या करती है, अपने कारण का विरोध करती है या अपोज करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लेंज का नियम कहते हैं। इसे फैराडे का नियम भी कह सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये ध्यान रखना है आपको, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है, यानी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है लेंज का नियम। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, जो हमारे पास ये लीजिए, मैक्सवेल की जो इक्वेशंस होती है हमारे पास, वो कितनी होती है आपकी, 4 इक्वेशंस निकल जाती है। समीकरण आपको चारों याद रखने हैं। एक तो गॉस का लॉ इलेक्ट्रिसिटी में, एक गॉस का लॉ आपको मैग्नेटिज्म में, और एक फैराडे का लॉ आपका होता है, और चौथा जो लॉ होता है एम्पियर का मैक्सवेल लॉ। ये चारों जो हमारे पास नियम होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, आपका मैक्सवेल के समीकरण बनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं ये 2026 में बनने वाला क्वेश्चन होता है। तो इन चारों को आपको याद जरूर रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम लोग अपवर्तन के नियम से आधारित एक लॉ जो हमारे पास होता है, स्नेल का नियम, जो बार बार हमसे पूछा जाता है। स्नेल्स लॉ ये कहता है बेटा, साइन आई जो हमारे पास होता है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो अपवर्तनांक कह देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो लॉ होता है हमारे पास, उसे हम लोग अपवर्तन का नियम या फिर स्नेल के नियम से जानते हैं। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद जो लास्ट लॉ होता है हमारे पास, लास्ट लॉ होता है, जिसको हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं। ये वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास आता है वीडी, जो हमारे पास होता है अनुगमन वेग के आधार पर जो हमारे पास क्या होता है, ओम के नियम का सत्यापन करना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना, ठीक है। ओम के नियम कहता क्या है, ये सीधा सीधा कहता है किसी भी कंडक्टर का में लगाया गया जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी विद्युत आपका वैद्युत विभवांतर होता है, वो डायरेक्टली के प्रोपोर्शनल होता है क्या, उसमें फ्लो होने वाली करंट के। किसी भी कंडक्टर में अप्लाई किया गया पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसमें, उसमें फ्लो होने वाली करंट की। जबकि कंडक्टर की क्या नहीं की जाए, फिजिकल जो स्टेट है, ऐसे लंबाई है, क्षेत्रफल है और टेम्परेचर है, उसको चेंज ना किया जाए। जिसको हटाते हैं तो बेटा इक्वल का साइन आता है, साथ में क्या आता है, कांस्टेंट। तो v इक्वल टू क्या आ जाता है आपके पास, IR निकल के आता है। तो हमारे पास ये क्या होता है, ओम्स लॉ हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास 9 नियम थे सबसे महत्वपूर्ण। तो इन नियमों को आपको तैयार जरूर करना है, एक ना एक नियम आपको बोर्ड एग्जाम में जरूरी देखने को मिल जाएगा। आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के और बेल आइकन का बटन दबाइए। अगर दोस्तों की मदद हो सके तो उनको भी इन वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।